नमस्कार। आज हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं रूबरू के मंच पे। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इरशाद राही जी, अजहर हुसैन जी, सभी का हार्दिक स्वागत है। रूबरू के मंच पे आज हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। रूबरू एक बहुत ही सम्मानित और ऊंचा मंच है जहाँ पर हिंदी और उर्दू के लिए काम होता है। तो इसी संदर्भ में हम लोग आज एक शाम कहानी के नाम ये कार्यक्रम जो हम लोग हर बुधवार लेकर आते हैं, उसी की कड़ी में आज हम जिस नए साहित्यकार से आपको मिलाने जा रहे हैं, उन साहित्यकार का नाम है मृणाल आशुतोष जी। मृणाल आशुतोष जी एक बहुत ही अच्छे कथाकार, कहानीकार और साहित्यकार हैं। काफ़ी कहानियाँ, कविताएँ और लघु कथाएँ लिखते हैं। तो आज इरशाद राही जी के बुलावे पे वो हमारे रूबरू के मंच पर आए हुए हैं। तो हम लोग मिलकर उन सभी का स्वागत करते हैं। और इरशाद जी, अजहर हुसैन जी और अपनी पूरी रूबरू की टीम के साथ मैं मृणाल आशुतोष जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मिलते हैं मृणाल जी के साथ। आज देखते हैं मृणाल जी को अभी हम लोग अपने साथ ही कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार ट्राई किया जा रहा है, तो देखते हैं मिशन सक्सेसफुल होता है या नहीं। अगर सही रहा ये प्रयास और प्रयोग, तो अभी हम लोग दोनों लोग साथ साथ लाइव हो जाएंगे। कनेक्ट होने की कोशिश हो रही है। नमस्कार मृणाल जी, नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्कार। रूबरू के मंच पर। धन्यवाद। जी, आवाज आ रही है मृणाल जी आपको? जी, जी, आ रही है। आवाज आ रही है मृणाल जी? जी, जी। तो आपका हम अपने रूबरू के मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और एक हार्दिक खूबसूरत सा धन्यवाद। कार्यक्रम है हमारा रूबरू, जो एक लखनऊ का मंच है। इसमें हम एक साहित्यकार को बुधवार शाम 8 बजे एक शाम कहानी के नाम में बुलाते हैं। तो आज ये पहला ट्रायल आपके संग किया जा रहा है मृणाल जी। अभी तक तो मैं अलग आती थी और साहित्यकार हमारे अलग आते थे। आज हम दोनों एक साथ लाइव आए हैं। तो अब उम्मीद करती हूँ कि मृणाल जी हमसे जुड़ चुके हैं। तो आप कुछ अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं मृणाल जी, आप कहाँ से हैं और कब से जुड़े इस क्षेत्र में, साहित्य में आप कितने समय से जुड़े हुए हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताने का कुछ प्रयास करें। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं मृणाल आशुतोष। मेरा जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के एरौत गांव में हुआ था। मेरे गांव में सुप्रसिद्ध कवि हुए थे स्वर्गीय आरसी प्रसाद सिंह। साहित्य से मेरा जुड़ाव बचपन से ही रहा। पिताजी, चाचा जी, मामा जी लेखन क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। अ, विगत दशक में उनकी कविताएं भी छपती रही हैं। मेरा लेखन से जुड़ाव 2017 से हुआ। 2012 में सोशल मीडिया पर आने के पश्चात 2016 में एक दो मित्रों ने मुझे देवनागरी में लिखने की बड़ी जिद की जी। और उनकी बात को मैं टाल ना सका। फिर देवनागरी में लिखने के बाद एक मित्र ने मुझे एक साहित्य समूह से जोड़ा और 2-3 महीने के बाद मैंने लिखना प्रारंभ किया। 2017 मार्च में मैंने पहली लघु कथा लिखी थी, रिजल्ट। और इस तरह लेखन शुरू हो गया। और थोड़ा गंभीर मैं बचपन से ही था साहित्य के प्रति, अभी भी हूं ही। और मैं चाहता हूं कि ये गंभीरता और बेहतर हो। सबसे पहले रूबरू मंच पर आमंत्रित करने के लिए इरशाद राही जी, अजहर हुसैन जी और रेणुका सिंह जी का हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी एक लघु कथा सुनाना चाहूंगा, डीएनए टेस्ट। इससे जुड़ी एक संस्मरण भी है, वो बाद में सुनाऊंगा। पहले मैं सुनाता हूं डीएनए टेस्ट। जी मृणाल जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, आपके बारे में कुछ जान के। और उम्मीद करते हैं कि अब बहुत खूबसूरत कहानी और लघु कथा आप सुनाएंगे इस मंच पे। तो अब आप जी, अपनी लघु कथा सुना सकते हैं। आप अपनी लघु जी, कथा शुरू करें। और हम लोग बेहद आभारी हैं आपके, गुरु के मंच पे आप आए और हमसे जुड़े। तो अब मृणाल जी, आप इस मंच को संभालिए और सुनाइए अपनी लघु कथा और कहानी। जी, धन्यवाद। डीएनए टेस्ट। क्या हुआ दामाद जी? नहीं, कुछ नहीं।
परसों से देख रहे हैं आप खुश नहीं हैं। 5 साल के बाद बच्चा हुआ है, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए था। लेकिन हम खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। ओह, अब समझी, बिटिया हुआ है इसलिए उदास हैं। अरे पहला बच्चा है, जो भगवान दे खुश हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बेटा बेटी दोनों बराबर है मेरे लिए। तो क्या हुआ, दहेज की चिंता अभी से लग गई? सब बच्चा अपने भाग्य कर्म से आता है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, यह बात तो है ही। तो फिर पार्टी सार्टी की तैयारी करने के बदले मुंह काहे लटकाए हुए हैं? मानसी आपको ऐसे देखेगी तो उसका तबीयत और भी खराब हो जाएगा। अभी तो डिस्चार्ज भी नहीं हुई है। बोलिए, तब तो कुछ समझ में आएगा। आपको मानसी की कसम, बताइए क्या बात है? जो भी बच्चा देखने आता है सब कहता है कि देखो बिल्कुल संजू पर गया है। अच्छा, तो यह बात है। शक, संजू उसका चचेरा भाई है, फिर भी आप उसको फिर भी आपको उस पर शक है? छी! आप ऑफिस के काम से हफ्तों बाहर रहते हैं, 2-2 बजे रात तक ऑनलाइन रहते हैं। कई लड़की और औरत आपकी दोस्त हैं। मेरी बेटी को भी तो शक होना चाहिए ना। मैंने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं जिससे शक हो। मेरी बेटी ने भी कभी कुछ ऐसा नहीं किया। जिसने शादी के पहले नहीं किया वह बाद में क्या करेगी? सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस डीएनए टेस्ट करा ले। क्या कहा? डीएनए टेस्ट? जी, वही। तो फिर ठीक है, अगर टेस्ट में आपका बच्चा नहीं निकला तो आप तलाक दे दीजिएगा, और अगर आपका बच्चा निकला तो मानसी आपको तलाक दे देगी। ठीक है ना? जब मंजूर हो जाए तो आ जाइएगा, अभी नजर से दूर हो जाइए। स्त्री विमर्श की एक ठीक ठाक कथा है। अपनी कथा को अच्छी कहने का साहस मैं नहीं कर पाता हूँ। एक सास है जो अपनी बेटी के शक करने पर दामाद को बुरी तरह लताड़ती है। इससे जुड़ा संस्मरण यह है कि 2018, ये रचना 2017 की ही है। 2018 में मेरी यह रचना किसी पत्रिका में छपी और गलती से वो पत्रिका मेरी ससुराल में रह गई। मेरी सास जो पत्रिकाएं कम पढ़ती हैं उन्होंने पढ़ लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी बिटिया को कहा कि क्या अभी भी दामाद जी को तुम पर शक होता है क्या? तो उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, वो बस कहानी मात्र है, संस्मरण नहीं है, केवल कहानी है। धन्यवाद। इसके बाद मैं वह लघु कथा सुनाना चाहूंगा जो मुझे सबसे प्रिय है। अब सबसे पहले मैंने यही लघु कथा पढ़ी थी 1994 ईस्वी में, जब बिहार के 9वीं कक्षा में लघु कथा को जोड़ा गया था। एक सेकंड। इस लघु कथा से जुड़ा हुआ भी एक छोटा संस्मरण है, वो भी बाद में सुनाऊंगा। बची खुची संपत्ति। यह कथानक 1947 की है। अनंत सौंदर्य और अखंड रूप माधुरी लेकर भी तुम भीख मांगने चली हो सुंदरी। कहते हुए धनी युवा की सतृष्ण आंखें उसके मखमंडल पर जम गईं। वह मुस्कुराने लगा और साथ ही साथ विचित्र भाव भंगियां भी दिखाने लगा। युवती के कोमल कपोल रोब और लज्जा से लाल लाल हो उठे। उसकी आंखें पैर के नीचे भूमि में छिपे किसी सत्य के अन्वेषण में लग गईं। युवक ने कहा, भीख मांगने से क्या मिलेगा? पैसा, 2 पैसा या 4 पैसा, इतना ही ना? क्या तुम इतने से ही अपने पति को क्षय रोग से मुक्त कर लोगी? याद रखो, यह राजरोग है और इसकी चिकित्सा के लिए रुपया, काफी रुपये चाहिए। तो और फिर क्या करूं बाबूजी? दबे सर में युवती ने कहा। युवक ने व्यंग भरे सर में कहा, और क्या करोगी? मुझी से पूछती हो? यह सरस अधर, सुरीला कंठ स्वर, कोमल बाहें किस दिन काम आएंगी? कहता हूं, हाथ फैलाओगे हाथ फैलाओगी तो तांबे के टुकड़े पाओगी, और बाहें फैलाओगी तो पाओगी हीरे जवाहरात। इतना कहकर युवक ने अपनी तिजोरी खोल दी। रमणी ने उधर देखा। उसकी आंखें उनके
झिलमिल प्रकाश में ठहर ना सकी। वह चुप सी रह गई। उसका सारा शरीर पीला पड़ गया। उसे लग रहा था कि उसके ये सब सदा से अपरिचित हों। कुछ देर तक वह इसी प्रकार स्तब्ध भीत सी खड़ी रह गई। अंत में अंत में अपने बिखरे साहर को समेटकर उसने उत्तर दिया, बाबूजी, इसी हिंदुस्तान में आने के लिए तो अपनी सारी संपत्ति पाकिस्तान में गंवा आई हूँ। क्या हिंदुस्तान पहुंचकर भी अपनी बची खुची संपत्ति को गंवा दूं? नहीं बाबू, यह नहीं होने का। माफ कीजिए, यह बहुत बड़ा देश है। एक एक पैसा तो मिल ही जाएगा, यही बहुत है। कहती हुई वह शीघ्रता से बाहर निकल गई। ये कहानी 1994 में पढ़ी थी और मेरे मन में घर कर गई थी। फिर मैं इसको ढूंढता रहा 2017 में, पर मिल ना पाई। अचानक मधुदीप सर की एक किताब आ रही थी उनके संपादन में, हिंदी की कालजयी लघु कथाएं। वहां पर इसका जिक्र देखा तो मैंने कहा, सर वह किताब मुझे चाहिए। सर ने कहा कि ठीक है, भेज देता हूँ। केवल एक रचना के लिए मैंने वह किताब ली। बाद में देखा कि इसमें सारी रचनाएं उसी स्तर की हैं। वह ये लघु कथा मुझे अभी भी सबसे अधिक प्रिय है। जी बहुत अगली लघु सुंदर, कथा मैं बहुत सुंदर, सुनाता हूँ, दुविधा। बहुत ही प्यारी आपने कहानी सुनाई अभी। जी अच्छी है बहुत कहानी, और लघु कथा तो ऐसी है कि बैठ के सुनते रहो, कभी मन नहीं भरता है इन चीजों से। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी पसंद करते हैं इन कहानियों को। तो अभी समय है, अभी आप एक और सुना सकते हैं। एक कथा है, दुविधा। छठ पूजा को बीते महीना भर पूरा होने को था, पर जब भी सुधीर बाप पंजाब जाने की बात करता, कन्या का चेहरा उतर जाता। अब तक जो पैर पकड़कर निहोरा करती थी, आज उसने कंधा पकड़कर झिकझोर दिया। मन तो किया कि एक झापर रसीद दें, पर कन्या की आंखों में बादल देखकर रुक गया। क्या चाहती हो तुम? सवेरे शाम बाबूजी से बात सुने? माए गाली देगी तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यही कुछ कर्म क्यों नहीं कर लेते हैं? हम अपना गहना देने को तैयार हैं। पगला गई हो क्या? कितना का गहना होगा? 2 लाख का भी नहीं। उसमें कौन सा बिजनेस हो जाएगा? हम कुछ नहीं जानते हैं, बस आप यहीं रहिए। कल भी वहां से ननुआ का फोन आया था। अगर जल्दी से नहीं पहुंचे तो सरदरवा नौकरी से निकाल देगा। पर एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यहां रहने के लिए इतना जिद क्यों कर रही हो? आप तो भोलेनाथ हैं। आपके यहाँ जाते ही आपके कुछ लक्ष्मण भाई बाली बनने की कोशिश में लग जाते हैं। 2-3 बच्चा भी इंदर बनने का मौका तलाशते रहते हैं। आप ही बताइए, क्या करें हम? भीष्म पितामह बन गए कि युधिष्ठिर? अब सीता मैया या द्रौपदी बनने से काम नहीं चलेगा, तो क्या करें? पद्मावती बन जाएं क्या? आप ही समझाइए हमको। नहीं, अब तुम रणचंडी दुर्गा बन जाओ। का मतलब है आपका? मतलब साफ है, मर्द से बचने के लिए औरत को अब मर्द बनना ही पड़ेगा। कथा समाप्त हुई। ये कथा दिल के बहुत नजदीक है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल के लोग जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनकी घर में अगर महिलाएं अकेली होती हैं तो आसपास के लोगों की कुदृष्टि उन पे जम जाती है। जी बिल्कुल सही बात है। और आप बिहार से हैं तो आपकी भाषा में एक वो कहानी में और उसमें एक बिहार का टच भी है जो अच्छा लगता है। आंचलिक आंचलिक अ, प्रभाव जिसको कहते हैं, वो कहानियों में आने से एक अलग अंदाज आता है। तो अच्छा है मैं आपकी, एक लाइन आपने कहना अभी इस चाहूंगा। कहानी में एक आंचलिक प्रभाव दिया है। जी, मैं एक लाइन कहना चाहूंगा। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, अगर उसमें आंचलिकता नहीं आए ना तो वो अपने मर्म तक पहुंच नहीं पाती। अगर आप जी अनुमति दे सही तो बात। साहित्य के संबंध में दो दो चार लाइन कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। सोशल मीडिया आने के बाद साहित्य में काफी परिवर्तन आए हैं। साहित्य के उन्नयन में सबसे बड़ी बाधा है ईमानदार प्रतिक्रिया का अभाव। लोग प्रतिक्रिया सही से दे नहीं पा रहे। हम मित्रतावश कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत।
लेकिन इसका पर्याप्त नुकसान होता है। दो नुकसान बिल्कुल सामने है। पहला, बहुत लेखक, सभी इसमें शामिल नहीं है लेकिन इनकी संख्या ज्यादा जरूर है, आत्ममुग्ध होने लगते हैं कि उनकी रचना को इतने लोगों ने बहुत बढ़िया कर दिया। कभी कभार वरिष्ठ भी उनमें शामिल होते हैं जो रचना पर कम और अपनी मित्रता देखकर बढ़िया बढ़िया कह देते हैं। इससे होता यह है कि लेखक अपनी कमी पर कार्य नहीं कर पाता। उसे लगता है जी। कि इतने सारे लोग बढ़िया कह रहे हैं, मतलब हम बढ़िया लिख रहे हैं। इससे साहित्य का तो नुकसान होता ही है, लेखक का भी उतना ही नुकसान होता है। जिस स्तर तक उसको पहुंचना चाहिए अक्सर वह वहां तक पहुंच नहीं पाता, आत्ममुक्ता का शिकार हो जाता है, और उसका नुकसान उसे भी होता है और साहित्य को भी होता है। एक दूसरा नुकसान भी है। जो पाठक ईमानदार होते हैं, जो ईमानदार प्रतिक्रिया देते हैं, उन पर दबाव बन जाता है कि भाई 10-20 लोग, 50 लोग बहुत बढ़िया कह रहे हैं, तो आप उस पर स्वाभाविक ईमानदार प्रतिक्रिया दे कैसे, ये उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब वो दो कार्य करता है, या तो वहां पे प्रतिक्रिया नहीं देता है, या वह भी बहती गंगा में बह जाता है। ओवरऑल जो नुकसान हो रहा है साहित्य का और लेखक का, वह बच नहीं पाता है। एक लघु कथा मैं और पढ़ना चाहूंगा। जी। जी। लघु कथा का शीर्षक है औरंगजेब। ये लघु कथा भी दिल के बहुत नजदीक है। ये कह सकते हैं कि कभी कभार कुछ लघु कथाएं काउंटर में लिखी जाती हैं। हालांकि मुझमें थोड़ा धैर्य आया है, मैं अब काउंटर में नहीं लिखता, लेकिन ये 2017 की रचना है और ये काउंटर में लिखी गई है। ज्यादातर लोग बेटा को इतना बुरा बताते हैं, इतना बुरा बताते हैं कि मन खींच उठता है। इतना भी बुरा बेटा होता नहीं है। औरंगजेब। सुशील मॉल से निकलकर पार्किंग की ओर जा ही रहा था कि पीछे से पुकारे जाने पर रुकना पड़ा। मुरा तो बचपन का दोस्त सुयश सामने था। और बता सुयश भाई, कैसे हो? मैं तो ठीक हूं, पर तुमसे ज्यादा शर्महीन और पतित आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अरे यार, क्या किया मैंने? इतने गुस्से में क्यों है? जानबूझकर अनजान मत करो। शर्म आती है कि तुम मेरे बचपन के दोस्त थे। अरे कुछ बकेगा भी, या स्कूल की तरह यहाँ भी भाषण झाड़ेगा? कुछ दिन पहले तुम्हारे घर गया था, चाचा जी से मिला। इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो तुम? अच्छा, तो यह बात है। यार, कितनी गरीबी झेलकर तुमको पढ़ाया लिखाया, तेरे लिए पिठिया में तरकारी भी बेचे, उसका यह फल दे रहे हो तुम? कुछ और कहना है तो कह लो, फिर मैं कुछ बोलूं। क्या बोलेगा? चाचा जी के हाथ से चाय का कप छीन लिया। ऐसा करते हुए तुम्हें हाथ नहीं गल गए? किसी से मिलने नहीं देते हो? कमरे में बंद आदमी कब तक जिएगा? इससे तो अच्छा है कि जहर खिलाकर किसी दिन सब खेल ही खत्म कर दो। अब सुन ध्यान से, बीच में टपकना मत। बाबूजी लकवे का शिकार होने के कारण बिछावन से उठ नहीं पाते हैं। मल मूत्र सब वहीं पर होता है। ऊपर से मधुमेह ने भी कुछ ज्यादा ही परेशान किया हुआ है। और उस दिन जो कप उनके हाथ से लिया था ना, वह चीनी वाली चाय था। क्या नहीं लेना चाहिए था मुझे? क्या उनके लिए अलग चाय नहीं बनती है? मैं और तेरी भाभी उनके साथ बिना चीनी वाले चाय ही पीते हैं अब। मैं तो कुछ और समझ रहा था। क्यों मिलने दूं किसी को जो आकर कहे कि लकवे का मरीज ज्यादा दिन नहीं जीता है? अब तो बस भगवान का नाम लीजिए। एक तेरी मौसी के अलावा जितने भी पड़ोसी हैं, बाबूजी से ज्यादा दर्द उनके शरीर को होता है। बाबूजी को ही समझाते हैं कि जितना जल्दी हो चले जाएं, शरीर का कष्ट उतना कम होगा। बोल भाई, तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते? माफ करना भाई, तुमको समझने में मुझे बड़ी भूल हो गई। और सुन, मैं और तेरी भाभी बाबूजी से उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने बच्चे से भी नहीं करते। कोई आया जब उनकी सफाई के लिए तैयार ना हुई ना, तो पत्नी ने नौकरी को लात मार दी। और सुन, अगर उनको जिंदा रखने के लिए मुझे निर्दय बनना पड़े तो हूं मैं निर्दय। हाँ, मैं औरंगजेब हूं। हाँ, मैंने अपने बाप को कैद कर रखा है। काश हर एक बाप को ऐसा औरंगजेब बेटा नसीब हो। जी क्या मृणाल मेरी जी, आवाज आ बिल्कुल रही सही है? बात है।
हर एक चीज को प्रस्तुत करने के कई ढंग होते हैं। उसमें आपने एक औरंगजेब को एक अलग ही ढंग से प्रस्तुत किया। नजरिया सबका अलग अलग होता है देखने का। आपका नजरिया भी अच्छा है, बिल्कुल सही है। खूबसूरत अंदाज में आपने कहानियां कथाएं हमें सुनाई। तो कैसा लगा आपको हमारा रूबरू का मंच? इसके बारे में जरा बहुत दो अच्छा शब्द लगा, सुनना बहुत चाहेंगे? अच्छा। अगर 2 मिनट समय हो तो लघु कथा पर 2 शब्द कहना चाहूंगा। हाँ जी, सुना सकते हैं आप, बिल्कुल। मैं स्वाभाविक तौर पर लघु कथाकारी हूँ। लघु कथा मेरी प्रिय विधा है और जी मेरे तेवर लघु कथा से मिलते हैं। मतलब मैंने लघु कथा को नहीं चुना है, लघु कथा ने मुझे चुना है कि मृणाल तुम्हारा जो तेवर है वो लघु कथा वाला है, तो तुम लघु कथा पर ज्यादा फोकस करो। अब लघु कथा जिसमें आकार के कथा के साथ साथ आकार में भी लघु हो, मतलब उसका साइज छोटा हो लेकिन कथा तत्व उसमें होना चाहिए। जी अब हर लघु कथा देखने का नजरिया सबका भिन्न भिन्न है और बहुत हद तक किसी को गलत ना कहते हुए भी सही कहा जा सकता है कि हाँ आपका यह नजरिया है, हमारा यह नजरिया है। मुख्य रूप जी से जी यह है कि हम घटना विशेष पर केंद्रित हों। अब जितनी लघु आकारीय विधा हैं वह कम से कम लिखी जानी चाहिए। कम लिखेंगे तो अच्छा लिखेंगे, और अगर कुछ जी अच्छा ना हो रहा है तो उसके नकारात्मक प्रभाव ज्यादा आते हैं और उसका नुकसान लघु कथा, कविता, क्षणिका जो छोटी विधाएं हैं उनको ज्यादा उठाना पड़ रहा है। अब सोशल मीडिया आने के बाद हम पर कोई रेस्ट्रिक्शन रहा नहीं है। हम खुद ही लेखक हैं, खुद ही संपादक हैं और खुद ही प्रकाशक भी हैं। अब सोशल मीडिया पर हम कितना भी लिखें, हमें अपना ड्राफ्ट प्रस्तुत करने से थोड़ा बचना चाहिए। उसका नुकसान यह है कि अगर हम ढेर सारे ड्राफ्ट पढ़ लेते हैं तो अच्छी रचनाएं दब जाती हैं। हमको हमें स्वयं से बेहतर करना होगा। जैसे कि आज हमने इतना अच्छा लिखा, कल उससे अच्छा लिखे, हमें यह सोचकर लिखना होगा। हम साल भर 6 महीने 2 साल 4 साल से लिख रहे हैं, अगर उसी स्तर पर टिके हुए हैं तो लेखन का कोई खास अर्थ रह नहीं जाता है। हमें हमेशा बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और लघु कथा में एक मुख्य चीज है कथ्य और शिल्प। यह बात सब लोग मानते हैं कि कथ्य के आधार पर ज्यादा प्रशंसा हासिल नहीं की जा सकती। वह उतना रिलेट नहीं कर पाता है पाठक को जब तक कि उसका शिल्प बेहतर ना हो। तो शुरुआती समय के बाद एक समय आना चाहिए, किसी में 6 महीने में आ जाता है, किसी में 2 साल में आता है, किसी में 5 साल आता है, कि हमें कथ्य की जगह पर शिल्प को प्रमुखता देनी चाहिए। हमारी एक अपनी एक शैली हो जो हमें औरों से भिन्न रखे, जिसकी लोग प्रशंसा करें। और यह तभी संभव है जब हम फेसबुक के अतिरिक्त और भी जगह पढ़ें। अब पढ़ने का फायदा यह है कि जो किताबें आती हैं वो फिल्टर्ड होती हैं। अच्छी किताबें उससे ज्यादा फिल्टर्ड होती हैं और बहुत अच्छी किताबें उससे ज्यादा फिल्टर्ड होती हैं। अब फेसबुक पर हमने 10 रचनाएं लिखी, उसमें से अगर कोई पत्रिका में 2-3 ही छप रही हैं, मतलब वो 10 में से 3 फिल्टर होके आ रही हैं। हम किसी संपादक को 4 रचना भेजते हैं, वह उनमें से कोई एक चुनता है, मतलब 4 में से 1 रचना है जो बेहतर है। तो जब हम किताब पढ़ेंगे तो फिल्टर रचना हमें पढ़ने को मिलेंगी। फेसबुक में भी उपलब्ध हैं, लेकिन वहां पर हमें खुद फिल्टर करना होता है और अक्सर हम फिल्टर कर नहीं पाते हैं। जो हमारे सामने आता है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम फिल्टर्ड रचना पढ़ें। लघु कथा के संदर्भ में एक वेबसाइट है, दो वेबसाइट का नाम लेना चाहूंगा। एक लघुकथा.com और बलराम सर का है जनगाथा। जी इसमें उन्होंने बेहतर से बेहतर रचना का चुनाव करने का कोशिश किया है। यह नहीं कहूंगा कि उसमें एक आध कमजोर रचना भी जा सकती हैं, लेकिन अधिकतर रचनाएं स्तरीय हैं। वहां पर हमें फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। वो सारी रचनाएं लोग जो लोग कथा वरिष्ठ में हैं उनके द्वारा फिल्टर करके वहां पहुंची गई है। या हम इतने क्या कहते हैं इस योग्य हो जाएं कि खुद ही फिल्टर कर सकें, लेकिन उसमें हमारा समय अधिक जाएगा। यहाँ पर जी हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने मित्रों की रचनाओं पर ज्यादा प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। हाँ, एक चीज मैं कहना भूल गया, दोबारा कहना चाहूंगा। पाठक के नजरिए से तो देखा ही, लेखक के नजरिए से भी देखना चाहिए हमें। अब लेखक को यह भी समझना चाहिए कि अगर कोई पाठक हमें कटु प्रतिक्रिया दे रहा है, वो प्रतिक्रिया कटु नहीं है और वो प्रतिक्रिया लेखक के लिए है भी नहीं, वो प्रतिक्रिया रचना पर है। अब उस प्रतिक्रिया को हमें सकारात्मक लेना है। मान लीजिए मेरी अच्छी कोई कथा है, उसमें एक शब्द किसी को अच्छा नहीं लगा, तो उसमें कोई लिख देता है बकवास। अब हमें उससे भिड़ना नहीं है। उसने बकवास कह दिया,
हमने सुन लिया, थैंक यू वेरी मच, वहां से निकल लेना है। लेकिन हर एक रचना बेहतर होने का विकल्प खाली रखती है। एक उदाहरण देना चाहूंगा अपनी एक लघु कथा संतान का। अच्छी रचना है, बहुत अच्छी नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी जो 2-4 रचना मुझे बेहद पसंद है उसमें संतान अच्छी है। तो वो पहले छपी थी लघु कथा में किसान में, लगभग 1 साल हो गया। छपने के बाद मैंने उसमें 2 शब्द का परिवर्तन और किया। फिर एक व्हाट्सएप समूह में जब लगाया गया तो उसमें 12 परिवर्तन बताए गए, सुझाव बता गए 12। उस 12 में 8 मुझे भी लगे हाँ अच्छी रचना है, 2 परिवर्तन मैंने किए। उसके बाद उसमें 12 सुझाव आए। उस 12 सुझाव में से 8 मैंने भी स्वीकार किया कि हाँ 8 परिवर्तन होने चाहिए। उसके बाद योगराज सर ने बोला कि मृणाल, ये कथा का मैं कहीं सदुपयोग करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा 1-2 शब्द का चेंज और करूंगा। मैंने कहा जी सर कीजिए। 2-3 शब्दों का चेंज उन्होंने भी किया। और ये सबको सम्मान देते हुए मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि इस कथा में 2-3 शब्द और भी हो सकते हैं। प्रत्येक रचना, चाहे कालजयी रचना क्यों ना हो, वह बेहतर होने का विकल्प खाली रखती है। कुछ न कुछ बेहतर होने का विकल्प होता है। तो हम लेखकों को चाहिए कि जो हमें सुझाव दे रहा है वो हमें बेहतर होने के लिए दे रहा है, तो हम उसे सकारात्मक लें। और एक दूसरा पक्ष भी है कि सबके सुझाव को स्वीकार नहीं करना है। किसी के सुझाव को हम तभी स्वीकार करें जब हम उससे जुड़े। ऐसा नहीं कि किसी वरिष्ठ ने कह दिया हमने तुरंत चेंज कर लिया, नहीं। जो सुझाव उन्होंने दिया है उसको हम पहले समझें कि वो जो कह रहे हैं क्या हम उन तक पहुंच रहे हैं। अगर हम पहुंच रहे हैं तो हमें स्वीकार करना है, नहीं तो उनको नोट करके रख लेना है। क्योंकि कोई भी वरिष्ठ अगर सुझाव दे रहे हैं तो ये सामान्य बात नहीं है। कोई वरिष्ठ आपकी रचना पर आ रहा है तो ये समझिए कि हमारी उपलब्धि है कि वरिष्ठ आ रहे हैं, तो हमें उनके सुझाव को नकारना नहीं है, लेकिन तत्काल स्वीकार भी नहीं करना है। उसे हम नोट करके रख लेंगे, जी, सही 2 दिन, 4 दिन, बात महीने दिन, 15 दिन। बिल्कुल सहमत है। आपकी बात से उसके बाद हम उसमें कि सुधार कर सकते हैं। रचनाकार का एक दायित्व होता है जो उसे समझना चाहिए और समाज के लिए दायित्व होता है अपनी रचनाओं से जागृति लाना, समाज में सुधार लाना। ये उसका पहला कर्तव्य है। अब 2 शब्द हम जी चाहेंगे कि आप हमारे रूबरू के मंच के बारे में बोल दें। आप पहली बार जुड़े हैं, हम लोगों ने भी पहली बार आज ट्राई किया है लाइव स्ट्रीमिंग। तो आपको इरशाद राही जी और अजहर हुसैन जी का ये मंच कैसा लगा और यहाँ पर आज लाइव दरअसल पढ़ना बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैं किसी दूसरे मंच से लाइव आया नहीं था, 3 साल पहले किसी समूह से लाइव आया था, तो पहली बार मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और पहली बार मौका मिला और आपने एक रिकॉर्ड भी बनाया मैं है लोगों कि की हमने भी प्रतिक्रियाओं लाइव का जवाब स्ट्रीमिंग अभी तक नहीं दे पाया हूँ, तो जी मैं फ्री होकर सभी अजहर मित्रों जी ने की मेहनत प्रतिक्रियाओं की का है। जवाब जरूर अजहर दूंगा। जी ने अजहर जी ने काफी कोशिश की है जिसकी वजह से हम लोगों का मिशन सक्सेसफुल रहा। तो अजहर जी बिल्कुल को बिल्कुल। धन्यवाद देते हैं। आज का प्रोग्राम जिस वजह अजहर से जी हम और लोग लाइव हुसैन जी दोनों स्ट्रीमिंग का कर हार्दिक पाए हैं। धन्यवाद। और आपका भी हार्दिक धन्यवाद कि आपने जोड़ा उसे यहाँ पर। जी शुक्रिया मृणाल जी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ रूबरू के मंच को साझा एक करके। एक लाइन और, एक मिलते लाइन हैं और, फिर। जी एक लाइन जी और। फिर कभी किसी और शाम को आपको जरूर बुलाएंगे कुछ और लघु कथाओं के साथ। तब तक के बस लिए एक लाइन, अच्छा एक एक लाइन लाइन और ठीक है कहूंगा। चलिए। आ, जल्दी ही हमारे समूह की एक बुक आने वाली है, ठीक है। जी सेतु कथ्य से तत्व तक। तो जब वह बुक आ जाएगी फिर मैं आपसे उस बुक के साथ रूबरू होऊंगा। नाम भी आपने बहुत अच्छा बिल्कुल रखा हुआ है समूह का, रूबरू। बिल्कुल बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू फिर वेरी मिलते मच। हैं। जी जी बिल्कुल धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं किसी और आपका दिन हार्दिक किसी धन्यवाद। मंच में नई कहानी और लघु कथाओं के साथ। आप सभी सुनने वालों का हार्दिक धन्यवाद और आभार। अगले बुधवार किसी और नए लघु कथाकार और नए कहानीकार के साथ हम इसी समय उपस्थित होंगे ठीक 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।